हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद गीतांजलि। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आप एंशिएंट हिस्ट्री को किस तरीके से कवर कर सकते हैं और उसके लिए कौन सी बुक रेफ़र करेंगे। तो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए जो बुक रेफ़र करनी है वो है इंडियाज़ एंशिएंट पास्ट बाय R.S. शर्मा। तो ये कुछ इस तरीके की बुक लगने वाली है, ठीक है, कुछ इस तरीके की बुक है। अब मैं इसमें आपको चैप्टर्स बताने वाली हूँ, कौन से चैप्टर्स आपको डील करने हैं R.S. शर्मा में, ठीक है। इसके लिए आप पहले NCERTs रेफ़र कर लीजिए, ठीक है। तो जो मैं इसमें आपको NCERTs भी बता देती हूँ कि आपको किसके लिए कौन सी NCERT रेफ़र करनी है। तो क्लास 6th की NCERT आपको एंशिएंट के लिए रेफ़र करनी है, क्लास 7th की NCERT आपको मिडीवल के लिए रेफ़र करनी है, 8th में ज़्यादातर मॉडर्न का पार्ट है, 10th की NCERT आपको वर्ल्ड प्लस मॉडर्न दोनों का आपको व्यू दे देगी, और 12th की NCERT में जो थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 है और पार्ट 2 है उसमें आपको एंशिएंट और मिडीवल दोनों मिल जाएगा, 3rd पार्ट में आपको मॉडर्न मिल जाएगा। और रह गई 9th की NCERT, तो 9th में वर्ल्ड है, तो इसको आप IR सेक्शन से जोड़ के सॉरी आई वॉज रॉन्ग इन इट। तो आप इसको जो फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, ठीक है, रेनेसेंस, ये सारी जो टॉपिक्स होते हैं वो आप इससे कवर कर सकते हैं। तो अगर आपको प्योरली R.S. शर्मा करनी है, एंशिएंट करनी है, तो उसके लिए आप क्लास 6th की NCERT रेफ़र कर लीजिए और थीम्स इन इंडियन पार्ट 1, इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 में से टॉपिक्स निकाल के देख लीजिए। तो प्योरली जो ओल्ड एज वाला, स्टोन एज, थोड़ा विजयनगर का पार्ट क्लास 6 की NCERT में आ जाता है, तो आप उसको पढ़िए, फिर उसके बाद इस पे आइए R.S. शर्मा पे, ठीक है। तो अभी मैं आपको R.S. शर्मा के चैप्टर्स बता देती हूँ कि आपको R.S. शर्मा में कौन से चैप्टर्स रेफ़र करने हैं, राइट। तो ये देखिए, ये इसका कंटेंट है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है, जो फर्स्ट वन है, ये एक तरीके का इंट्रोडक्शन है कि मॉनसून ने किस तरीके से हेल्प किया, हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन किस तरीके से करते, जोग्राफर कैसे पढ़ते हैं, इकोलॉजी एनवायरनमेंट में किस तरीके से मदद किया। तो ये चार चीज़ें आप इसको स्किप कर सकते हैं, यू नीड नॉट टू गो इन इट, ठीक है। तो आप इसकी सारी चीज़ें आपको NCERT में मिल जाएगी, आप उससे नोट्स बना लीजिए। एक सिंपल रीडिंग मारना चाहें तो आप मार सकते हैं, 45 भी पेजेस हैं, आप एक दिन में बैठ के भी 1 घंटा इसको देंगे तो आपको जस्ट ओवरव्यू मिल जाएगा, और सिंपल पॉइंट्स बना लीजिए। इसमें इतना आपको इन्वॉल्व नहीं होना है, क्योंकि आप ज्योग्राफी ऑलरेडी पढ़ेंगे तो आपको रोल ऑफ ज्योग्राफी इन हिस्ट्री वो आपको ऑलरेडी वहाँ से पता लग जाएगा। सो दिस कंटेंट इज नॉट रेलेवेंट इन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, जस्ट एक रीडिंग मार के डालिए। जो हमारा जो मेन सिलेबस जो स्टार्ट होता है एंशिएंट हिस्ट्री का, डेट स्टार्ट फ्रॉम दिस चैप्टर 7 ऑफ R.S. शर्मा, रेवोल्यूशन, ओल्ड स्टोन एज, 8th चैप्टर न्यूलिथिक एज, फर्ड प्रोसेसर। तो यहाँ से 7, 8 करना है, 9 चैल्कोलिथिक एज, 10th ये भी करना है आपको, जो हड़प्पन IVC बहुत डिटेल में करना है, और डिटेल में सारा एक पॉइंट देखना है। इसका भी मैं थोड़ा आपको आउटलाइन बता दूंगी कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। 11th आर्यन कल्चर, ठीक है, इम्पोर्टेंट। 12 एज ऑफ ऋग्वेदा, ये भी इम्पोर्टेंट। लेटर वैदिक काल, ये भी आपको पढ़ना है। जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसकी आपको कोई अदर बुक, अगर आप नेट पे अदर बुक नहीं, कंटेंट कुछ अदर सर्च करना चाहें तो इसके भी आप थोड़ा क्रिस्प नोट्स इसके अलावा ले लीजिएगा, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा कंटेंट आता है और ये आप करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो मगध का यहाँ से पार्ट शुरू हो जाता है, 15, 16 इरानियन मैसेडोनियन इन्वेजन्स, 17, 18, 19. So starting from 7th chapter till 19th chapter, these all are important. Now moving on to 20th chapter, what was the impact of Central Asian contact and mutual impact, ये Mauryan age से ही आ जाएगा। Then from here started the post Mauryan empire, तो सातवाहनस डाउन मीन्स आपको संगम एज के बारे में बताएंगे, क्राफ्ट्स एंड कॉमर्स मतलब इकोनॉमी का पार्ट, ग्रोथ ऑफ गुप्ता एम्पायर, यहाँ से आपका गुप्ता एम्पायर शुरू हो जाता है। देन फिर हर्षा इन टाइम्स, ये सारे चैप्टर फ्रॉम नाउ मूविंग फ्रॉम 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ठीक है, 27, 28, 29। नाउ अब ये जो चैप्टर्स हैं टिल 33, ठीक है, ये चैप्टर भी एक तरीके का इंफॉर्मेटिव चैप्टर है,
ठीक है। ये आपको ट्रांजिशन देगा कि आप एंशिएंट से मिडीवल की तरफ किस तरीके से गए। तो ये जस्ट लिंकेज प्रोवाइड करने के लिए। आपका कल्चरल इंटरेक्शन एशियन कंट्री से किस तरीके से था, जैसे बुद्धिज़्म का किस तरीके से एक्सपेंड हुआ, वो सारा आप मौर्यन में ही पढ़ लेंगे। तो इतना इसको एक जस्ट ब्रीफ रीडिंग करके इसको आप जैनिज्म एंड बुद्धिज़्म से ही लिंक करके कीजिएगा, राइट। सो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं बोलूँ तो 30 to 33 चैप्टर जो है आपको जस्ट आउटलाइन लेनी है, इसका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, राइट। तो ये 29 तक आपको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। और अब आज बात कर लेते हैं तो आपको टोटल कितने चैप्टर्स करने हैं। तो ये 6 चैप्टर आपको स्किप करने हैं और ये 7 से करना ही है, ये सारा करना है और यहाँ पे ये चैप्टर स्किप्स करने हैं, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर्स करने हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको आउटलाइन दे देती हूँ हाउ यू हैव टू रीड दिस बुक, राइट। तो यहाँ पे मैं ये जो हड़प्पन कल्चर, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन इन द इंडियन हिस्ट्री, तो जो हड़प्पन कल्चर है जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं, उसके पेज नंबर 84 पे मैं आ चुकी हूँ, क्योंकि आपको किस तरीके से किसी भी टॉपिक को रीड करना है। तो यहाँ पे सील्स और सीलिंग्स की बात हो रही है। सीलिंग्स जो मोहरे टाइप की हड़प्पन से हमें प्राप्त हुई हैं उसके बारे में बता रहे हैं। तो ग्रेटेस्ट आर्टिक क्रिएशन ऑफ द हड़प्पन कल्चर्स आर सील, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हमें जो हड़प्पन कल्चर की मोस्ट थिंग जो प्राप्त हुई है वो हमें सील प्राप्त हुई है। अबाउट 2000 सील्स हैव बीन फाउंड। तो आप देख रहे हैं कितने नंबर में फाउंड हो रही हैं। एंड ऑफ दीज अ ग्रेट मेजोरिटी कैरी शॉर्ट इंस्क्रिप्शन विद पिक्चर ऑफ वन हॉर्न एनिमल्स कॉल्ड यूनिकॉर्न्स, बफेलोस, टाइगर, रेनासोर्स, गॉट, एलिफेंट्स, एंजिलोप्स एंड क्रोकोडाइल। तो अब इतने लाइन में आपको सिर्फ ये लाइन याद रखनी है कि हमें जो हड़प्पन की सील्स हैं उन पे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, पिक्चर्स मिली है। और पिक्चर्स में हमें किस किस की एनिमल्स की पिक्चर्स मिली हैं। वन हॉर्न एनिमल जैसे यूनिकॉर्न, इसके एक सींग होता है, वो मिला है। बफेलो मिली है, टाइगर मिली है, रेनासोर्स मिला है, गोट मिला है, एलिफेंट मिला है, एंटीलोप एंड क्रोकोडाइल। अब इस तरीके का क्वेश्चन बन के आ जाए कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एनिमल्स हैव बीन फाउंड इन हड़प्पन कल्चर सील्स। तो ये आपको दे देंगे और उसमें एक हॉर्स डाल देंगे, लेपर्ड डाल देंगे और आपको 1 and 2, 1 and 3 बोल देंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि हड़प्पन की सील्स पे कौन कौन से एनिमल्स मिले हैं, राइट। फिर उसके बाद है सील्स फॉर मेड ऑफ स्टेटेटाइट और फैंस। फिर कौन से मटेरियल के बने होते थे, स्टेटेटाइट और फैंस, जो कि सीज में प्राप्त होता है, मतलब समुद्र से प्राप्त होता है, ठीक है। एंड सर्व्ड एज सिंबल ऑफ अथॉरिटी, ठीक है, अथॉरिटी का सिंबल। क्योंकि अगर कोई सील निकाल रहा है तो इसका मतलब उसके पास अथॉरिटी है सील प्रिंट करने की, तभी तो सील कोई निकाले। जैसे अपनी सरकार अगर सील स्टैम्प पेपर रिलीज करती है तो दे हैव अथॉरिटी ऑफ रिलीजिंग दैट, राइट। तो ये चीज हो गई। दे वर हेंस यूज फॉर स्टैंपिंग के लिए यूज होती थी। However, there are few stamped objects called sealings in contrast to Egypt and Mesopotamia. लेकिन स्टैंपिंग के लिए यूज होती थी, लेकिन जो सील्स हैं वो हमें बहुत कम मात्रा में प्राप्त हुई हैं एज अ स्टैम्प के लिए जो सीलिंग्स प्राप्त हुई हैं, मतलब जो सील्स एज अ स्टैम्प यूज होती थी वो हमें एज कम्पेयर टू मेसोपोटामिया और इजिप्ट से कम प्राप्त हुई हैं। सील्स वर ऑल्सो यूज्ड एज एमुलेट्स। एमुलेट्स मतलब ताबीज के रूप में भी सील्स मिलती थी, मतलब एज अ यूज करते थे हड़प्पन के लोग। तो देख रहे हैं आपको इस तरीके से कोई भी पैरा लिखना है तो इस पर से आपसे 2-3 लाइन ही आपको निकालनी है। वन सील्स इंस्क्रिप्शन होते थे, वन और उसमें एनिमल्स कौन कौन से प्राप्त हुए, किस तरीके से यूज होती थी, एज अ स्टैम्प यूज होती थी, एज अ एमुलेट्स यूज होती थी, ठीक है, एज अ सेंस ऑफ अथॉरिटी यूज होती थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको बस लिख लेनी है और आपका मतलब इस तरीके का एक पैरा आपका 2-3 मिनट में खत्म हो गया। सो देख रहे हैं इस तरीके से आपको रीडिंग करनी है। होप यू लाइक दिस लेक्चर, और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।